नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। मानव शोषण की श्रृंखला में ये चौथा वीडियो है। पहला वीडियो पुलिस रिफॉर्म पर था, दूसरा कुली पर, तीसरा डोमेस्टिक वर्कर पर। वर्कर वो जो हमारे यहाँ डेली आते हैं। चौथा जो आज का विषय है, इस विषय पर मैं पहले एक बार एक नेताजी ने संसद के लिए ये काम मुझे सौंपा था। हालांकि वो डिटेल में वो नेताजी इतना नहीं बोल पाए क्योंकि समय कम मिलता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो इस विषय पर मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, तो सोचा कि आज इस बारे पर मैं चर्चा करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। हालांकि ये मुद्दा शोषण का नहीं है, बदलाव का है। कुछ प्रथाएं हैं जिन्हें बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारी संस्कृति में ही देशभक्ति की भावना है। देशभक्ति एक तरह की लॉयल्टी का भाव है। हम सबको एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश रहती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का धोखा हमें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इंसान इसी प्रवृत्ति का बना है। जो लॉयल है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जुड़े हों, उसका सम्मान हमारे दिल में हमेशा रहता है। या हमारे समाज में, हमारे आसपास जो जितना कर्मठ व्यक्ति है, जो जितना निष्ठावान है और उत्तम प्रवृत्ति का है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उतनी ही है। इस बात को अगर हम किसी क्षेत्र से जोड़ दें तो डिफेंस फोर्सेस का इन्हीं सब कारणों से आदर और सम्मान का भाव हमारे मन में प्राकृतिक रूप से पहले से ही विद्यमान है। मतलब हम उनके लिए ये भाव मन में नहीं लाते हैं, ये भाव पहले से हमारे मन में है। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने व्यक्तिगत रूप से खराब हो तो भी इसलिए उसको छूट मिल जाती है कि भैया छोड़ो उसे यार, इतना उसके लिए माफ है, वो डिफेंस का है, जाने दो। मैं जब छोटा था और आज भी किसी आर्मी की गाड़ी को रोड से गुजरता हुआ देखता हूं तो आज भी हाथ हिला के उनका अभिनंदन और आदर भाव दिखाने की कोशिश करता हूं। शायद इससे उन जवानों को जो घर से दूर रह रहे हैं, अकेलापन कम होने का एहसास जरूर होता हुआ। और ऐसा करने से मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत खुशी मिलती है। बॉलीवुड का फैशन चाहे कितना भी अपग्रेड हुआ हो, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म का नशा हमारे मन में है और आज के दौर में भी हमें अपनी ओर खींचता है। विषय आज का चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी बदलाव की मैं बात करना चाहता हूँ, शायद उस उन बदलावों पर आप पहले से ही सहमत हो, या हो सकता है कि अगर आप उस विषय के बारे में नहीं जानते हो तो शायद आज से सहमत हो जाए। पर विषय को शुरुआत करने से पहले मैंने मैं इन्हें आज इनकी आन बान और शान के लिए सलाम करता हूँ। और आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत गंभीर विषय के ऊपर है। डिफेंस सिस्टम में मुख्यतः 3 विंग है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और आज मैं बोलने वाला हूँ भैया सिस्टम पर, जो कि डिफेंस की आर्मी विंग में है। हालांकि आधिकारिक रूप में भैया सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा उनका मानना है। पहले कुछ आंकड़े आपको बता दूं कि डिफेंस सेक्टर में 2010 से 2019 के बीच लगभग 1100 लोगों ने अपनी आत्महत्या की। सबसे ज़्यादा आत्महत्या आर्मी में हुई, 895। 895 लोगों ने अपनी जान खुद ले ली। आर्मी में लगभग 12 लाख लोग काम करते हैं। इसके बाद एयरफोर्स आते हैं। एयरफोर्स में 185 लोगों ने आत्महत्या की और नेवी में लगभग 32 लोगों ने सुसाइड किया। मैं ये नहीं कहता कि सबकी आत्महत्या करने का कारण एक ही होगा, हर एक का अपना कोई कारण होता है।
कि वो जीवन के ऐसे पड़ाव में आ जाता है जब उसका मरना जीवन जीने से ज़्यादा आसान लगता है। मतलब कि उसे जीवन जीना ज़्यादा कठिन लगता है और मरना आसान लगता है। ऐसा पड़ाव आपके भी जीवन में कभी आया हो? अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी कुछ देख चुके हैं तो आपके जीवन में भी आया होगा, मेरे भी जीवन में आया। हर एक के जीवन में आता है, उतार चढ़ाव इंसान का हिस्सा है, ऐसा पड़ाव आता है। लेकिन उस पड़ाव को पार करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, उसके लिए अपना जीवन दे देना बहुत गलत कदम है। ऐसा करके आप अपने जीवन की शक्ति को कहीं न कहीं कम आंकने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन में बहुत शक्ति होती है। साथ ही साथ अपने जीवन से आपने दूसरों को कुछ नहीं सिखाया। अगर आप और जी लेते, उन परेशानियों से निकल जाते, उस पड़ाव को पार कर लेते, तो बहुत लोगों को सही राह दिखा सकते थे कि ऐसे पड़ाव में, ऐसी स्थिति में, ऐसी मनोस्थिति में कैसे बचा जा सकता है। और किसी की भी मनोस्थिति को पढ़ सकते थे कि आप इस परेशानी से गुजर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है और ऐसे समय में आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसा ही तो इंसान एक दूसरे के लिए करता है, कुछ ना कुछ सलाह देता है। जो ऐसा कदम उठाते हैं वो तो चले जाते हैं, असली दुख उसको होता है जो जिंदा रह जाते हैं। उनको दुख कई गुना ज़्यादा झेलना पड़ता है। इस पर मेरा व्यक्तिगत सुझाव भी है। मैं खुद जीवन के कई उतार चढ़ाव दे चुका हूँ, कई यातनाएं झेल चुका हूँ, कई परेशानी झेल चुका हूँ, कई सामाजिक दबाव झेल चुका हूँ। अभी भी कई परेशानियां हैं, आपने भी ये सब झेला होगा, कहीं ना कहीं तकलीफ देखी होगी, कुछ उतार चढ़ाव देखे होंगे और डटे रहे। ज़्यादातर लोग डटे रहते हैं, बहुत कम ही हिस्सा ऐसा है जो नहीं सामना कर पाते, या पता नहीं जो भी उनकी समस्या रही होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग तो जिंदा है, मतलब सबने पड़ाव पार किया है। क्योंकि परेशानियां तो सबके जीवन में, असली समस्या है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन उसे अपनी परेशानी बताने में शर्म का एहसास होता है। कई लोग जॉब से परेशान है, कई लोगों को पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है, कई लोग मेहनत करके कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन उन्हें वो लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। मेरी एक छोटी सी टिप है आपको, खासतौर से युवा वर्ग के लोगों के लिए। और जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो मेरी ये टिप हल्के में नहीं लेंगे। मेरी टिप है उन युवा वर्ग लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए जो एम्बिशियस है, किसी किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, या स्टूडेंट के लिए जो पढ़ रहे हैं दिन रात, पढ़ने के बाद कुछ सफलता हासिल होती है, या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा एक पड़ाव आता होगा कि यार ये तो नहीं होगा, या ज़िंदगी ऐसी होती है, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर मेरी किस्मत में नहीं लिखा है यार, या छोड़ देते हैं यार ये, या जॉब मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं छोड़ देता हूँ ये, या फिर ज़िंदगी में मोनोटोनस लाइफ हो गई है, इसका कोई मतलब नहीं है कि टाइम पे डेली जाओ और डेली वापस आओ, इस जॉब को छोड़ देता हूँ। या फिर कुछ पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को छोड़ने की कगार पर आ चुके हैं। तो मेरी टिप है, जब आप किसी वजह से परेशान हो, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, या एक टाइप की ज़िंदगी जी 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 के थक चुके हैं और हार मानने की कगार में हैं, तो ऐसे समय में पूरी तरह से हार मानने की बजाय एक छोटा सा ज़िंदगी में ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें, या अपने हर काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लें। अगर आप ऐसे समय में एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे तो आपका थोड़ा नुकसान हो सकता है। या कुछ लोग अगर पैसे की तकलीफ से गुजर रहे हैं कि वो ब्रेक ले ही नहीं सकते, तो मानसिक रूप से अपने दिमाग को लॉक कर लीजिए, वो भी एक तरह का ब्रेक है कि कुछ सोचिए ही मत। अब पेन तो होता ही है, लेकिन पेन और सफरिंग में फ़र्क है। पेन आपको तकलीफ, किसी ने मारा और आपको तकलीफ हुई, लेकिन उस तकलीफ के बारे में आपको सोच के जो दुख हुआ उसको सफरिंग कहते हैं।
तो अगर आपको पैसे की या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप अगर छुट्टी भी नहीं ले पा रहे हैं तो अपने दिमाग को लॉक कर लीजिए, कुछ सोचिए मत, उसको सफरिंग में मत जाइए, पेन ठीक है, चलेगा। तो ऐसे समय में एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, पर परमानेंट नुकसान या पूरी तरीके से हार मानने से आप बच जाएंगे। इसलिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हैप्पीनेस। जो मैं सोचता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत ही पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो मैं फील करता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। गलत लगे तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खुशी ना तो आपके अंदर होती है, ना बाहर होती है जहाँ आप ढूंढ रहे होते हैं। खुशी ना तो आपको बाहर मिलेगी, ना ही वो आध्यात्मिक बात करते हैं खुशी आपके अंदर है, ना खुशी आपके अंदर है। खुश होना या खुश रहना एक हैबिट है। इस हैबिट को डेवलप करना पड़ता है, जो कि बड़ी धीरे धीरे मुश्किलों से ये हैबिट डेवलप हो पाती है। तो खुश रहने की हैबिट को बनाइए, इस चीज़ को डेवलप करिए। आपको लग रहा है कि कहीं बाहर से खुशी मिल जाएगी, ये करके खुशी मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप करके देख लेना, आपको वो चीज़ मिल भी जाएगी। उसके बावजूद वो खुशी आपको 5-10 मिनट के लिए रहेगी, फिर उसके बाद आपका कुछ दूसरा काम आ जाएगा। इसीलिए क्षण भर की खुशी खुशी नहीं होती। खुशी एक हैप्पीनेस इज अ हैबिट, और उस हैबिट को आप अगर डेवलप करेंगे तो वो सस्टेन रहेगी। आपको उस हैबिट को डेवलप करना है। सो हैप्पीनेस इज अ हैबिट, तो उसे आप डेवलप कीजिए। और मेरी एक और सलाह मानिए कि नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहिए। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं भैया सिस्टम की। भैया सिस्टम पे जितने जवानों ने आज तक आवाज़ उठाई, उसकी जॉब खतरे में पड़ गई। ये सच भी है। जो कोई भी अपनी जॉब के में कमी निकालता है, उसे जॉब से ही निकलना पड़ता है। इसलिए कम से कम मैं तो उनके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आर्मी विंग में तो हूँ नहीं, तो मुझे कौन आर्मी से निकालेगा। तो मैं उनके लिए कुछ तो बोल सकता हूँ, और आप भी कुछ बोल सकते हैं। अगर आप अपनी आर्मी, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स, अपने डिफेंस सिस्टम से प्यार करते हैं, आप उन पर गर्व करते हैं, तो आप उनके लिए ये आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए पहली बार संसद में नेताजी के माध्यम से मुझे मौका मिला 2017, और उसके बाद एक दो बार और मौका मिला। भैया सिस्टम एक सिस्टम है जो कि ब्रिटिश की दी हुई धरोहर है। वो लोग खुद इस प्रथा का बहिष्कार कर चुके हैं। भैया सिस्टम को अगर आधिकारिक रूप में नाम दूं तो सहायक प्रथा है, जिसका स्वतंत्र भारत में बड़ी के नाम पे इस्तेमाल किया जाता था। हिंदी में कहें तो सहायक। इसका काम था 2 सोल्जर को एक साथ रखना, जो एक दूसरे की मदद कर सके किसी ऑपरेशन के दौरान, या एक व्यक्ति अगर मूवमेंट कर रहा तो दूसरा व्यक्ति गोली चला सके। ऐसा आर्मी चीफ बिपिन रावत का कहना है, मेरा नहीं। फिर यह प्रथा ऑफिसर्स और जवान के बीच भी शुरू हुई, और इसमें इनका काम था कि ये अपने अधिकारी को पर्सनल प्रोटेक्शन देते हैं, आधिकारिक फ़ोन मैसेज संभालते हैं, बंदूकों को मेंटेन रखते हैं, ट्रेंच बनाते हैं, शेल्टर बनाते हैं, सारे इक्विपमेंट का ख्याल रखते हैं, और ऑपरेशन के समय हर ज़रूरत पूरी करते हैं ऑपरेशन के दौरान। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको बताने से पहले एक बात बता दो कि डिफेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने खुद भी एक बार इन बातों का संज्ञान लिया था 2008 में, पर कोई बदलाव अभी तक देखने को नहीं मिला। उनके मुताबिक 25,000 सहायक है जिन्हें रिलीज करने की प्रस्तावना हो चुकी है। मेरा सवाल है, ये सहायक प्रथा क्यों खत्म होनी चाहिए? क्योंकि ये जवान अब सहायक प्रथा के खिलाफ और खिलाफ बहुत बोल चुके हैं और बहुत नुकसान सह चुके हैं। अब सहायक प्रथा के लिखित कामों को करने के बजाय इन्हें अब घर में काम करने वालों की जगह पर लगाए जा रहे हैं।
आपको कैसा लगेगा जान के जब एक फौजी जवान, जिस पर मैं और आप गर्व करते हैं, उन्हें अपने अधिकारी के घर के कामों के लिए डिप्लॉय कर दिया जाए सहायक के नाम पे। अब बताता हूँ घर में ऐसे कौन से काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से इसकी इतनी निंदा हो रही है। और एक बात बता दूं साफ तौर पर, हर ऑफिसर एक जैसा नहीं होता, कुछ ही है जिसकी वजह से ये प्रथा बंद करने की प्रस्तावना रखी गई है 2008 में। जैसे कि पीस पोस्टिंग के दौरान, मतलब जब इंसान वॉर में नहीं होता या फिर कभी ऐसे सेंसिटिव एरिया में नहीं होता, नॉर्मल जगह में, जैसे लखनऊ में पोस्टिंग है, इलाहाबाद में पोस्टिंग है, बनारस में पोस्टिंग है, आगरा में पोस्टिंग है, ये सब पीस पोस्टिंग में है। कश्मीर में है, लद्दाख में है, तो वो फील्ड पोस्टिंग होती है। तो पीस पोस्टिंग के दौरान में सहायक के नाम पर कुछ जवानों को डिप्लॉय कर दिया जाता है घर में, और उन्हें सहायक के नाम पे पीस पोस्टिंग के दौरान जूते पॉलिश करना, उनके कुत्ते घुमाना, बच्चों को स्कूल से ले जाना और ले आना, गाड़ी साफ करना, दुकान से सामान लाना। और ये बातें जो मैंने आपको बोली, ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं है, इसकी कई वीडियो वायरल हैं, कई रिपोर्ट हैं, कई अखबार में छपता आ रहा है। कई अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के कारणों की वजह से हम किसी सिविल में रहने वाले व्यक्ति को अपने घर अलाउ नहीं कर सकते। तो मेरा कहना है, जो आपके यहाँ डेली झाड़ू पोछा करने आता है, वो क्या सिविल से नहीं आता? जब आप उसको अलाउ कर सकते हैं तो किसी और को क्यों नहीं? अगर वो डेली आता है और भी सिविल के लोग डेली आते हैं, तो क्या कोई आपका पर्सनल अटेंडेंट नहीं आ सकता? आप एक पर्सनल अटेंडेंट रख लीजिए। और मेरा सीधा सवाल है, क्या एक फौजी को इस तरह के काम के लिए सहायक के पद के नाम पे ये सब काम करवाने चाहिए? एक बात और कहनी है कि मैं किसी के हक के मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको ज़रूरत है, आप हमारे लिए सर्वोपरि हैं। आप एक बार मांग के तो देखो, देश की कोई भी सरकार, कोई भी मीडिया, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि इन्हें सिविल अटेंडर नहीं देना चाहिए या इन्हें कोई सिविल अटेंडेंट नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपके सर्वोच्च अधिकारी को एक बार प्रस्ताव रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये प्रस्ताव ठुकराया जाएगा। सबको मिलता है, आईएएस हो, आईपीएस हो, सीनियर इंजीनियर हो, सबको सिविल अटेंडेंट मिलता है। आपको भी पूरा हक है सिविल अटेंडेंट रखने का। और सरकार तो बढ़ चढ़कर पहले से ही आपको बजट दे रही है। शायद किसी मंत्रालय को 2017 में 18 में इतना बजट नहीं दिया गया था जितना आपको दिया गया था। मैं किसी के हक के खिलाफ में नहीं, बस पुरानी हो चुकी खराब प्रथा के खिलाफ हूँ। और मेरा साथ देने वाले हजारों जवान होंगे जो मेरी प्रार्थना को समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कई जवान ने तो अपनी जॉब गंवाई इस बात को उठा के, और कई लोगों ने तो जॉब ही छोड़ दी। इंसानियत के नाते एक दूसरे का साथ निभाते चलो। पता नहीं कितनी ज़िंदगी बची हो, और जितनी भी बची हो अच्छे से कटे, खुशी से कटे, इज्जत से कटे। जय हिंद।